अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स न्यूमेरिकल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल गेन, सेक्शन 37A। ठीक है जी, ये हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, 3 हेड ऑफ इनकम हमने स्टडी कर लिए। आज जो हमारा 4th हेड ऑफ इनकम है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेक्शन 37A। अब ये हमारा जो है वो नेक्स्ट हेड है जिसके अंदर हम जो है वो स्टडी करेंगे कि कैपिटल गेन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इन जनरल बात करें तो कैपिटल गेन से मुराद के वो तमाम प्रॉफिट्स जो कि आपकी कैपिटल एसेट्स के ऊपर आपको अर्न होते हैं। कैपिटल एसेट्स में आपका जो है वो शेयर्स आ जाते हैं, आपकी इनहेरिटेड जो है वो इनहेरिटेड कोई अमाउंट आ जाती है, कोई चीज़ आ जाती है। इनहेरिटेड मीन्स के जो आपको विरासत में मिलती है, उसमें ज्वेलरी, प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है। तो कैपिटल गेन के अंदर हम ये बेसिकली जो है वो इन हेड्स को पढ़ेंगे, इन सोर्सेज ऑफ इनकम को पढ़ेंगे जो कि उसको जो है वो अर्न होती है फ्रॉम कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट को सेल करके जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम कैपिटल गेन का नाम देंगे। इसको हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी सूरतें हो सकती हैं और उनको टैक्सेबल होने के लिए कौन सी कंडीशन जो है वो चाहिए होंगी। सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो नंबर 1 जो है वो है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी। अब ये जो ज्वेलरी आप सेल करेंगे, इस ज्वेलरी को सेल करने पर उसको जो गेन होगा उसकी जो है वो 2 मेन कंडीशंस हैं। 2 मेन कंडीशंस हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले अगर उसने लिखा हो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, अगर सवाल में बस इतना लिखा हो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, खाली ये है, आगे कुछ भी नहीं बताया हुआ, ठीक है, तो इस सूरत में ये जितना भी गेन आपको गिवन होगा सारा का सारा गेन जो है वो क्या होगा? फुली टैक्सेबल हो जाएगा। फुली टैक्सेबल। मसलन इसकी जितनी वैल्यू दी होगी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आउटर कॉलम में ले जाएंगे, उसको जाके वहां पे टैक्सेबल कर देंगे। तो अगर सवाल के अंदर उसने खाली आपको ये दिया हुआ है कि जी कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, तो ट्रीटमेंट क्या है कि वो सारी की सारी रकम टैक्सेबल है, उसको आउटर कॉलम में ले जाएंगे, जितनी भी अमाउंट होगी वो सारी की सारी अमाउंट जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक होगी बात ये। सेकेंड, अगर उसने सवाल के अंदर आपको गिवन किया हुआ है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी, एक उसने सिंपल आपको बताया कि कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, और दूसरा वो कहेगा कि इनहेरिटेड जो उसको विरासत में मिली है। ठीक है जी, इनहेरिटेड ज्वेलरी। अब इनहेरिटेड ज्वेलरी की सूरत में जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो इसका डिफरेंट होगा। उसके लिए आपने देखना है कि ये जो आपको इनहेरिटेड ज्वेलरी का पॉइंट गिवन है इसके अंदर जो है वो कंडीशन क्या है। ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली, इफ डिस्पोज्ड ऑफ विदिन 12 मंथ्स, अगर तो उसने 12 माह के अंदर अंदर सेल कर दी है तो फिर इसका टैक्स ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। और अगर इफ डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स, अगर उसने 12 मंथ्स के बाद उसको सेल किया है तो फिर टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर तो वो विद इन 12 मंथ सेल कर देगा तो इसका जो है वो टैक्स ट्रीटमेंट होगा कि ये फुली टैक्सेबल है, इसकी जितनी रकम होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटर कॉलम में आ जाएगी, कुछ भी इस पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और अगर डिस्पोज ऑफ आफ्टर 12 मंथ है तो इस सूरत में एग्जेम्प्ट अप टू 25% of gain, remaining
75% विल बी टैक्सेबल। 25% तक का जो गेन होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी जो 75% का गेन होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये। इसको लिखने का अंदाज क्या होगा, जितनी भी अमाउंट गिवन होगी विद इन 12 मंथ्स, तो यहां पर आप उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। इसमें से जो है वो इसी का 25%, मसलन आपको जो है वो गेन हुआ है 1 लाख रुपया, तो आप 1 लाख का जो है वो 25% लेंगे। वो जितनी रकम आएगी वो इधर आप माइनस करेंगे, बाकी जो रकम बचेगी वो इधर जो है वो आपके आउटर कॉलम में शो हो जाएगी। ठीक होगी बात ये। तो अगर आफ्टर 12 मंथ होगा तो गेन जितना होगा उसका 25% जो है वो एग्जेम्प्ट है और बाकी 75% इधर जो है वो टैक्सेबल आप कर देंगे। क्लियर होगी बात ये था पहला, जो अगर कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी दिया हो, ठीक है, अगर कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी दिया होगा तो ये इसके जो है वो दो पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ ये इस तरीके से आ सकता है या फिर ये इस तरीके से आ सकता है। ठीक होगी बात ये। सेकंड कैपिटल गेन के अंदर जो सेकंड पॉइंट है वो है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, अगर तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के ऊपर उसको कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है, तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। इसमें भी दो ही कंडीशंस हैं, अगर तो डिस्पोज ऑफ विद इन 12 मंथ है तो फिर डिफरेंट है, अगर डिस्पोज ऑफ आफ्टर 12 मंथ है तो फिर डिफरेंस है। दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो जब भी कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट, ये आपने ख्याल रखना है कि ये जो है वो ये जो टैक्स ट्रीटमेंट है ये सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए है। तो इसमें जो है वो आपने देखना है कि वही पहली सूरत ये है कि इफ डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 12 मंथ्स, अगर तो विद इन 12 मंथ्स है तो इस सूरत में जो इसका टैक्स ट्रीटमेंट बनता है वो ये कि ये जितनी भी जो है वो अमाउंट होगी आपकी ये फुली टैक्सेबल हो जाएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस मेन आउटर कॉलम में आप इसको ले आएंगे, सारी की सारी रकम टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर होगी बात ये। अगर डिस्पोज ऑफ विद इन 12 मंथ्स है तो फुली अमाउंट टैक्सेबल है, और इन केस इफ डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर 12 मंथ्स, अगर तो उसने आफ्टर 12 मंथ्स इसको डिस्पोज ऑफ किया है, 12 माह के बाद डिस्पोज ऑफ किया है, तो फिर यही ट्रीटमेंट एग्जेम्प्ट अप टू 25% ऑफ गेन, रिमेनिंग 75% विल बी टैक्सेबल। तो उसी तरह करेंगे, इनर कॉलम में जो गेन होगा उसको लिखेंगे, उसमें से 25% गेन का लेके माइनस कर देंगे, बाकी जो 75% बचेगा उसको इधर टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर होगी बात ये, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है वो ये नोट, इफ लॉस इज गिवन, अगर सवाल के अंदर लॉस गिवन होगा तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम गेन फर्स्ट। पहले गेन में से ये लॉस जो है वो माइनस कर लेना है। अगर सवाल के अंदर आपको जो है वो लॉस ऑन सेल ऑफ पब्लिक प्राइवेट कंपनी शेयर है, अगर आपको जो है वो उसने कहा कि जी आपने दो तरह के शेयर सेल किए थे, एक पे प्रॉफिट हुआ है एक पे लॉस हुआ है, तो जो प्रॉफिट है उसमें से लॉस की वैल्यू पहले माइनस कर लेनी है। माइनस करने के बाद अगर तो ये कंडीशन है तो फुली टैक्सेबल, अगर ये कंडीशन है तो 25% जो है वो एग्जेम्प्ट और बाकी 75% टैक्सेबल कर देना है, लेकिन लॉस पहले माइनस कर लेना है। क्लियर होगी ना बात ये। तो लॉस जो है वो हमेशा सबसे पहले ट्रीट होगा, पहले लॉस की वैल्यू आप ट्रीट करेंगे, उसके बाद जो है वो बाकी अगर कोई गेन बचता है तो उसको जो है वो आप टैक्सेबल या जो है वो एग्जेम्प्ट करेंगे। क्लियर होगी बात ये।
उसके बाद थर्ड कंडीशन, पहली कंडीशन थी कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, सेकंड थी कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर, थर्ड कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स, या इसको आप पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं, या इसको आप या फिर यही ट्रीटमेंट जो है वो मुदारबा सर्टिफिकेट के लिए भी होगा। अगर सवाल में पब्लिक कंपनी शेयर्स दिया हुआ है, पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज दिया हुआ है, मुदारबा सर्टिफिकेट दिया हुआ है, इन तीनों की सूरत में जो टैक्स ट्रीटमेंट मैं यहां पे बताने लगा हूं वही होगा हर एक में, ठीक है। मतलब अगर उसने कहा कि जी पब्लिक कंपनी शेयर्स है, डिस्पोज ऑफ विद इन 12 मंथ, आफ्टर 12 मंथ, वट एवर, ठीक है, उनका जो है वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स का ट्रीटमेंट, पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज का ट्रीटमेंट और मुदारबा सर्टिफिकेट का ट्रीटमेंट जो है वो सिमिलर है, इनमें कोई जो है वो सेपरेशन नहीं है। लेकिन इनका जो है वो ये मतलब टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो मैं बताने लगा हूँ, इसमें आपने जो है वो एक चीज़ याद रखनी नहीं है कि ये टैक्सेबल अंडर सेपरेट ब्लॉक है, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ ट्रेड होगा। यहां पर मैं ये नोट पहले लिख दूं, इट विल बी टैक्स्ड अंडर सेपरेट ब्लॉक विद प्रॉपर्टी। जहां पर आप प्रॉपर्टी का टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी का टैक्स पहले लिखेंगे, उसके नीचे ये जो है वो इनके जो है वो गेन्स को आप मेंशन कर देंगे। बात समझ आ गई? यहां पर आपने इसको जस्ट फॉर शो करना है कि जी ये यहां पर जो है वो टैक्सेबल है, लेकिन इसके ऊपर जो टैक्स चार्ज करना है वो आपने कहां पे जाके चार्ज करना है? सेपरेट ब्लॉक के अंदर, जहां पर आप प्रॉपर्टी का टैक्स ऐड करेंगे, प्रॉपर्टी के टैक्स के नीचे अलहदा से इसको लिखना है आपने। क्लियर होगी बात? ये पहले प्रॉपर्टी का टैक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद ये जो है वो पब्लिक कंपनी के शेयर्स आ जाएंगे। ओके, तो ये इसका जो है वो ट्रीटमेंट होगा। अब इसमें जो कंडीशंस हैं, पॉसिबिलिटीज हैं कि वो कैसे कैसे आ सकता है, कौन कौन से पॉइंट्स इसमें जो है वो हो सकते हैं, वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। अगर उसने कहा कि इफ नंबर 1, इफ होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 1 ईयर, या इसको आप कह लें लेस देन 12 मंथ्स। इफ होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 1 ईयर या लेस देन 12 मंथ, अगर तो उन सिक्योरिटीज का जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल से कम है, मसलन आपने 1 जनवरी को शेयर से खरीदे और आपने जो है वो साल के अंदर अंदर ही उसको 31 दिसंबर से पहले ही उसको सेल करके जो है वो प्रॉफिट अर्न कर लिया है, ठीक होगी बात ये। तो इस सूरत में आपकी जो अमाउंट टैक्सेबल होगी वो 15% ऑफ गेन, 15% ऑफ गेन विल बी टैक्सेबल। जितना आपको प्रॉफिट होगा, सपोज के जी फर्ज करें आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो आप इसका 15% लेंगे, 15,000 ये अमाउंट आ जाएगी, ये इधर टैक्सेबल हो जाएगी। तो जितना भी आपको गेन हुआ है उस गेन का जो है वो 15% लेके आपने टैक्सेबल कर देना है। अगर वो सिक्योरिटीज आपने जो है वो लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपने सेल कर दी है, तो 1 साल के अंदर सेल करने की सूरत में जो है वो 15% ऑफ गेन जो है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा, और बाकी अमाउंट जो है वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर जो है वो होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है, सेकंड कंडीशन, इफ होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर। अगर आपने जो सिक्योरिटीज खरीदी थी उसको जो है वो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए अपने पास रखा है, लेकिन 2 साल से पहले पहले आपने उसको सेल कर दिया है, मतलब आज खरीदी है,
अगले साल जो है वो आपने 31 दिसंबर से पहले उसको सेल कर दिया है, 24 मंथ्स पूरे होने से पहले उसको सेल कर दिया है, तो इस सूरत में जो आपका गेन होगा उस गेन का जो है वो 12.5% ऑफ गेन विल बी टैक्सेबल। जितना आपका गेन होगा उसका 12.5%। सपोज कीजिए 1 लाख गेन हुआ है तो 12.5% उसका टैक्सेबल होगा, मसलन 12,500 जो है वो फिर आपकी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो अगर आपका गेन जो है वो अगर आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर है और लेस देन 2 ईयर है तो फिर 12.5% ऑफ गेन जो है वो टैक्सेबल है और बाकी अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, दो सूरतें होगी, पहले जो है वो 1 ईयर की थी, दूसरी जो है वो 2 ईयर्स की होगी। और नेक्स्ट जो है वो अगर है इफ होल्डिंग पीरियड मोर देन 2 ईयर्स बट लेस देन 4 ईयर्स। अगर जो आपका होल्डिंग पीरियड है वो 2 साल से ज्यादा है लेकिन 4 साल से कम है, लेस देन 4 ईयर है, तो इस सूरत में 7.5% ऑफ गेन विल बी टैक्सेबल। तो गेन का जो 7.5% होगा वो टैक्सेबल होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको 1 लाख रुपया गेन हुआ है तो इसका 7.5% लेंगे तो 7,500 जो अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो अगर जो है वो आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 2 ईयर है और लेस देन 4 ईयर है तो इस सूरत में जो है वो आपका 7.5% ऑफ गेन जो है वो टैक्सेबल होगा, बाकी अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट है। और लास्ट कंडीशन है इफ होल्डिंग पीरियड मोर देन 4 ईयर्स। अगर आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो मोर देन 4 ईयर है, ठीक है, 4 साल से ज्यादा अरसा आपको जो है वो गुजर चुका है इनके ऊपर, तो फिर इस सूरत में जितना भी गेन होगा वो फुली एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा। लेकिन फिर मैं बताता चलूं कि ये जो अमाउंट है इसके ऊपर जब आपने टैक्स चार्ज करना है तो वो कहां पर चार्ज करना है, आपने सेपरेट ब्लॉक के अंदर। यहां पर आपने इसको मेंशन तो जरूर कर देना है लेकिन इसकी अमाउंट आउटर कॉलम में यहां पर नहीं लिखनी, बल्कि इसको सेपरेट ब्लॉक के अंदर जाके हम क्या करेंगे, टैक्सेबल कर देंगे। क्लियर होगी बात? ये जब हम प्रॉपर्टी का टैक्स लिखेंगे तो उसके नीचे जो है वो इन वैल्यूज को जो मैंने यहां पर आपको बताई है, ये 15 होगा, अगर 12 होगा या 75 जो भी होगा, इन तीनों में से जो सी कंडीशन होगी उसको वहां पर जाके आपने जो है वो प्रॉपर्टी के नीचे ऐड करना है, यहां पर आप उसको ऐड नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात? ये तो जो है वो कैपिटल गेन के अंदर 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर और कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर। नंबर 4 पॉइंट है, नंबर 4 कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स या पब्लिक कंपनी सिक्योरिटीज या मुदारबा सर्टिफिकेट अच्छा, अगर यही कंपनीज, ये जो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स है, सिक्योरिटीज है, मुदारबा सर्टिफिकेट है, अगर यही कंपनीज वर्क कर रही हो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, ठीक है जी, ये है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर सिक्योरिटीज मुदारबा सर्टिफिकेट इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, कि ये ऐसी कंपनीज हैं जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ठीक है। जैसे आजकल ग्वादर आपकी जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है,
तो ऐसी कंपनी जो डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट है कि जी गवर्नमेंट ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये एरिया, ये टेरिटरी जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर आएगा, तो इस सूरत में जो है वो यहाँ पर जितनी भी पब्लिक कंपनीज होंगी, ठीक है, जितने भी मुदारबा कंपनीज होंगी, उनके जो गेन्स होंगे, उनकी सिक्योरिटीज के ऊपर जो गेन होंगे, ये फुली एग्जेम्प्ट होंगे, इस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो अगर यही पब्लिक कंपनीज के शेयर्स, सिक्योरिटीज या मुदारबा सर्टिफिकेट अगर आ जाए और वो काम कर रहे हो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर, तो इस सूरत में जो है वो इनके गेन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर होगी बात ये। नंबर 5 लास्ट पॉइंट जो कैपिटल गेन के अंदर आएगा वो है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस या इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर उसने कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस या इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट है कैपिटल गेन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी हम जो है वो कंडीशंस देखेंगे। अब कंडीशंस क्यों कौन कौन सी होंगी। सबसे पहली कंडीशन मेन जो है वो हम देखेंगे कि इफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2016, मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है पहली तो ये होगी कि इफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2016, और सेकंड है इफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2016। दो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई कि अगर प्रॉपर्टी हमने 1 जुलाई 2016 से पहले एक्वायर की है तो इस सूरत में जो है वो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, और अगर आफ्टर 1 जुलाई 2016 है तो फिर ट्रीटमेंट क्या होगा। अच्छा, अब इन दोनों कंडीशंस के अंदर आपने जो है वो होल्डिंग पीरियड को चेक कर लेना है। दोनों कंडीशंस के अंदर होल्डिंग पीरियड को चेक कर लेना है कि होल्डिंग पीरियड क्या है। अब होल्डिंग पीरियड देख लेते हैं। अगर तो जो है वो होल्डिंग पीरियड, पहले हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अगर हमने जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर की है बिफोर 2016, तो इस सूरत में इफ होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 3 years, अगर तो उसका होल्डिंग पीरियड जो है वो मोर देन 3 years होगा, मसलन उसने प्रॉपर्टी एक्वायर की है और 3 साल से ज्यादा अरसा अपने पास रखी है, तो इस सूरत में जो इसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इस पे टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इन केस होल्डिंग पीरियड मोर देन 3 year है तो फिर इस सूरत में जितना भी गेन होगा वो सारा का सारा गेन जो है वो एग्जेम्प्ट है, टैक्स चार्ज नहीं होगा। और नंबर सेकंड, इफ होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 3 years, अगर तो होल्डिंग पीरियड जो है वो 3 साल से कम है तो इस सूरत में 5% ऑफ गेन विल बी टैक्सेबल। जितना भी गेन होगा उसका 5% जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी 95% एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 1 लाख गेन हुआ है तो 5% का मतलब है 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा और बाकी 95,000 जो है वो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, ये प्रॉफिट, ये जो टैक्स की अमाउंट है ये सिर्फ गेन पे लगनी है, कैपिटल वैल्यू पे नहीं लगनी, ये बात आपने याद रखना है। अगर मैंने 1 लाख की चीज खरीदी है तो मैंने 1,20,000 की सेल की है तो टैक्स लगेगा 20,000 के ऊपर। 1 लाख पे जो है वो टैक्स चार्ज नहीं होगा, सिर्फ गेन की वैल्यू पे, प्रॉफिट की वैल्यू पे टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अब अगर ये सूरत हाल है
अगर आपने जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर की है आफ्टर 1 जुलाई 2016, तो इसमें कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन, इफ होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 3 years। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो मोर देन 3 year है, और अगर दूसरी कंडीशन, इफ होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 2 years बट लेस देन 3 years, दूसरी कंडीशन ये है। और तीसरी कंडीशन, इफ होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 1 year बट लेस देन 2 years। और लास्ट है, इफ होल्डिंग पीरियड इज लेस देन 1 year। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे आफ्टर 1 जुलाई 2016, तो उसमें जो है वो आपने होल्डिंग पीरियड चेक करना है। अगर मोर देन 3 year है, अगर मोर देन 2 year है बट लेस देन 3 year है, फिर क्या होगा, अगर मोर देन 1 year है, लेस देन 2 year है, और अगर लेस देन जो है वो 1 year है, तो इस सूरत में जो है वो इनके टैक्स ट्रीटमेंट्स क्या होंगे। ठीक है। अच्छा, इस सवाल में आपको क्लियरली बताया होगा कि जी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2016, ठीक है, या बिफोर 2016, ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा आपको कि जी ये प्रॉपर्टी एक्वायर कब की गई थी, 1 जुलाई 2016 से पहले थी या बाद में थी। और ये भी साथ में मेंशन होगा कि इनका होल्डिंग पीरियड क्या है, ठीक है, 3 year है, 2 year है, 1 year है, या लेस देन 1 year है। अच्छा जी, अब अगर जो है वो इनका होल्डिंग पीरियड जो है वो मोर देन 3 year है, पहली सूरत ये, तो इस सूरत में ये जो है वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी। अगर आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 3 year है, तो किसी भी किस्म की कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी, सारा का सारा गेन जो है वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर मोर देन 2 year है और लेस देन 3 year है, तो इस सूरत में 5% ऑफ गेन विल बी टैक्सेबल, 5% ऑफ गेन विल बी टैक्सेबल। क्लियर होगी बात ये। और अगर जो है वो मोर देन 1 year है, लेस देन 2 year है, तो इस सूरत में 7.5% ऑफ गेन विल बी टैक्सेबल। तो इस सूरत में 7.5% ऑफ गेन जो है वो टैक्सेबल होगा। और अगर लेस देन 1 year है, तो इस सूरत में 10% ऑफ इन केस के होल्डिंग पीरियड जो है वो लेस देन 1 year है, तो इस सूरत में जो है वो 10% ऑफ गेन जो है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, बाकी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी। तो अगर मोर देन 3 year है, फुली एग्जेम्प्ट। अगर जो है वो मोर देन 2 year है, लेस देन 3 year है, 5% ऑफ गेन विल बी टैक्सेबल। इन केस के मोर देन 1 year और लेस देन 2 year है, 7.5% ऑफ गेन विल बी टैक्सेबल। और इन केस के जो ये लेस देन 1 year है, तो 10% ऑफ गेन जो है वो विल बी टैक्सेबल। अब इसमें जो है वो आपने फिर ये चीज याद रखनी है कि नोट इट विल बी टैक्स्ड अंडर सेपरेट ब्लॉक अलोंग विद प्रॉपर्टी, कि ये सेपरेट ब्लॉक के अंदर जाके टैक्सेबल होगा प्रॉपर्टी के साथ। क्लियर होगी बात ये। तो ये था आपका कैपिटल गेन का हेड। कैपिटल गेन के अंदर ये 5 चीजें हैं आपको। फर्स्ट ज्वेलरी, सेकंड जो है वो प्राइवेट कंपनी शेयर्स, थर्ड जो है वो पब्लिक कंपनी शेयर्स सर्टिफिकेट,
और फोर्थ जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आ गया, और फिफ्थ जो है वो प्रॉपर्टी का आ गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी का या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का। तो ये इस सूरत में जो है वो ये आपकी जो है वो इनके टैक्स ट्रीटमेंट इस तरीके से होंगे। आपने इनको याद करना है, इनको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। कोई क्वेश्चन हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई, वो आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हमारा लास्ट हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसमें वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस हमने पढ़ा है कि यहाँ तो फुली टैक्सेबल है या फुली एग्जाम्प्ट है, तो ये फिर हमारे हेड ऑफ इनकम इसके भी खत्म हो जाएंगे। और देन इंशाल्लाह हम इसके जो है वो न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सारा मतलब समझ आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर आपकी रहनुमाई कर दूंगा। वीडियो के लिए सॉरी, जो डाटा इसका जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, उसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वो आपको यहाँ पर जो है वो ये सारा डाटा जो है वो मिल जाएगा। ओके जी, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।